आपको well guys, good afternoon all. You are watching Oxbreeze Talks and I'm Farooq Azam from Oxbreeze Talks. वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में सिर्फ हम एक फॉर्मूले से ट्रांसलेट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, लोग जब हिंदी को अंग्रेजी बनाने की बात आते हैं तो लोग टेंस पढ़ते हैं एंड ऑल दैट, राइट, सब ठीक है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है। मैंने क्या किया है, कोशिश है स्पेशली इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसको कंप्लीटली मैंने साइड कर दिया। एक लैंग्वेज हिंदी है, दूसरा इंग्लिश है, तो हम हिंदी को अंग्रेजी में जब बनाना चाहेंगे, मैंने आपको पहले 2 वीडियो में आपको सिखाया है ऑलरेडी कि हिंदी को अगर आप अंग्रेजी बनाना चाहेंगे तो सिर्फ एक फार्मूला है। हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ एक फार्मूला है और इस फार्मूले से आप हर सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने पहले क्लास के वीडियो में आपको समझाया है कि ये कौन सा फार्मूला है और कैसे काम करता है। पहले 2 क्लास के वीडियो में मैंने आपको समझाया है ये कौन सा फार्मूला है एंड कैसे काम करता है। तो आपने देखा कि हिंदी की किसी भी सेंटेंस को अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। फिर मैंने आपको ये दिखाया दूसरे वीडियो में, जो हमारे YouTube पे आपको मिल जाएगा, टेंस वीडियो 1 करके होगा, जहाँ पे मैंने ये बात किया है कि हिंदी का सेंटेंस अंग्रेजी में एक फॉर्मूले से कैसे बन सकता है, वो फॉर्मूला क्या है। दूसरे वीडियो में मैंने ये दिखाया है कि जो फॉर्मूला आपको पहले वीडियो में मिला है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये काम कैसे करता है, तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है दूसरे वीडियो में। और आपने दूसरे वीडियो में ये समझा है कि सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो एक फार्मूला है, ये कैसे काम करता है। जब आपके इस डिटेल में मैं आपको ले गया तो फाइनली ये बात समझ में आया कि सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है और सब्जेक्ट सिर्फ या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और सब्जेक्ट का मतलब है जो काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। एंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जिस पे वर्ब का असर होता है। तो ये 3 वर्ड के फॉर्मूले जो है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, आपने पिछले वीडियो में देखा है। अगर चेंज होता है तो सिर्फ वर्ब में होता है एंड वर्ब में 5 चेंज होते हैं, राइट। ये 100% आप सबको पता है कि वर्ब जो नॉर्मल वर्ब का फॉर्म होता है, ये 5 फॉर्म के होते हैं। वर्ब का फॉर्म 5 होता है, स्पेशली B1, B2। वर्ब जो है नॉर्मली इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, B1, B2, B3, B4 एंड B5, राइट। तो अगर कि आपने सीखा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलता ही नहीं, सिर्फ वर्ब बदलता है, तो अगर सिर्फ वर्ब बदलता है और आपको ये पता चल जाए कि वर्ब के टोटल कितने फॉर्म है, किस फॉर्म को कहाँ लगाते हैं, तो लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। आसानी से कोई भी हिंदी का सेंटेंस अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब के इस 5 फॉर्म के अलावा कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है जो सेंटेंस को बना देगा, राइट। तो सेंटेंस को बनाने के लिए, हर हिंदी को अंग्रेजी में बनाने के लिए हर हाल में 5 में से कोई एक फॉर्म आएगा, तो राइट। और सिर्फ 5 फॉर्म है और यही 5 फॉर्म आपके हिंदी के हजारों लाखों सेंटेंस को बना सकता है। तो अगर आप ये 5 फॉर्म सीख जाते हैं कि B1 कहाँ लगाते हैं, B2 कहाँ लगाते हैं, B3 कहाँ लगाते हैं, B4 कहाँ लगाते हैं एंड B5 कहाँ लगाते हैं, अगर आप ये सीख जाते हैं, गारंटी के साथ कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, आप इसे आसानी से अंग्रेजी में बना सकते हैं। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, सबसे पहले B4 सीखेंगे, उसके बाद B3 सीखेंगे, फिर B2 सीखेंगे, आखिरी में हम लोग B1, B5 सीखेंगे। इसके पीछे कारण है, B1, B5 के लिए एक्सप्लेनेशंस आपको एकदम 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सेंटेंस आपके पास आएगा या तो B4 में जाएगा, B3 में जाएगा या B2 में जाएगा। और अगर ये तीनों फिट नहीं होता है तो हर हाल में उस पर B1, B5 फिट होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि वर्ब का B4 कहाँ लगाते हैं, इसके कौन से हेल्पिंग वर्ब है और कहाँ और कैसे लगाते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं, ये समझने के बाद आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के टेंस है ना, आप बाहर आ पाएंगे और अपने सारे हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में बना सकते हैं। तो आज मैं आपको समझाने ले जा रहा हूँ वर्ब का B4 हम कहाँ लगाते हैं। तो B4, राइट, B4 कैसे बनाते हैं ये आपको पता होगा कि वर्ब के आखिरी में ING जोड़ते हैं और B4 बनाते हैं। हम इस B4 को कहाँ लगाएंगे, आप इसे देख सकते हैं। जब किसी सेंटेंस को पढ़ने से यह समझ में आए कि कोई काम जारी है या जारी था,
तो वहां सिर्फ B4 लगाया जाता है। मतलब कि अगर आप B4 जो वर्ब प्लस ING की मैं बात कर रहा हूं, ये लगाने की बात करेंगे तो ये सिर्फ हम तब लगाएंगे जब कोई सेंटेंस आपके पास आता है, उसे आप पढ़िए और पढ़ने से ये समझ में आए कि काम जारी है या काम जारी था। मतलब कि काम के जारी होने का सेंस अगर सेंटेंस देता है तो हम वहां पे सिर्फ B4 लगाएंगे। इसको रहा है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं। सेंटेंस को पढ़ना है और ये फील हो रहा हो कि काम जारी है तो काम जारी में सिर्फ वर्ब का B4 लगाएंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देखेंगे मैंने एक सब्जेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है, चूंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया है कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो इसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है, एंड फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने 2 एग्जांपल लिया है सेंटेंस का जो ये क्लियर करेगा स्पेशली कि ये B4 हम वाकई कहां और कैसे लगाएंगे। आप सेंटेंस देख सकते हैं, आप सेंटेंस देख सकते हैं, मोहन आम खा रहा है। पहला सेंटेंस है मोहन आम खा रहा है। ये 100% मीनिंग दे रहा है कि खाने का काम मोहन के द्वारा अभी जारी है। तो पहले सेंटेंस के हिसाब से हमारा वर्ब B4 यहाँ बन जाएगा, हमारा वर्ब B4। वर्ब हमने लिखा था और इसका ऑप्शन प्लेन था, क्योंकि वर्ब के अलग अलग जो फॉर्म है वो सेंटेंस हमारा डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे आ गया वर्ब का पहला सेंटेंस है मोहन आम खा रहा है, इसके हिसाब से डायरेक्टली आ गया B4। अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, मोहन आम खा रहा था। मैंने क्या बोला, काम का जारी होना है, चाहे वो अभी जारी है या पहले जारी था या यहाँ तक कि आने वाले समय में भी अगर काम जारी होगा तो हर हाल में काम जारी के लिए हम B4 लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो लिखा हुआ मोहन आम खा रहा था, मतलब पहले कभी आम को खाने का काम जारी था। तो पहला सेंटेंस बोलता है मोहन आम खा रहा है, मतलब अभी आम खा रहा है, तो अब काम जारी हुआ तो हमने B4 लिखा। दूसरा सेंटेंस कह रहा मोहन आम खा रहा था, मतलब पहले कभी आम खा रहा था। कई लोग बोलते हैं कि सर पहले अगर वो आम खा रहा था तो अभी तो खाने का काम बंद हो गया। वो भी ये बात सही कर रहे हैं, लेकिन जब B4 हम पास्ट में बात करते हैं तो B4 पास्ट का मतलब होता है किसी एक खास समय को वो इंडिकेट करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कल जब मैं 7 बजे शाम में घर पहुंचा, कल मैं जब घर पहुंचा उस वक्त बारिश हो रही थी, मतलब मेरे पहुंचने के वक्त काम जारी था। तो पास्ट में काम जारी का सेंस होता है किसी पार्टिकुलर समय में काम जो है वहां पे हो रहा था, तो उसे भी हम कंसीडर करेंगे B4, क्योंकि B4 बोलता है या तो काम अभी जारी है या पहले किसी खास समय में काम जारी था, तो हम क्या लगाएंगे, B4 लगाएंगे। तो दोनों ही सेंटेंस के हिसाब से हमारा फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा मोहन आम खा रहा है मतलब काम जारी है, तो ये B4 आ गया। मोहन आम खा रहा था, काम जारी था, तो यहाँ पे भी B4 आ गया। तो अपने फॉर्मूले पे हमको सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा एंड यहाँ इस ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होना है तो सिर्फ वर्ब में, और हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि इस सेंटेंस के हिसाब से वर्ब का B4 यहाँ पे लगता है। तो अगर हम ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहन। उसके बाद अगर फॉर्मूला पे जाएंगे तो डायरेक्ट लिख रहा है वर्ब, इसके अलावा कोई बात नहीं कर रहा है। आप पेशेंस बना के पहले देखिए, आप मतलब सोचने की जरूरत नहीं कि सर गलत हो रहा है या सही हो रहा है। लास्ट तक आपको कंप्लीट ये वीडियो समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट है मोहन। वर्ब जो है वो, वर्ब का मीनिंग होता है एक ऐसा वर्ड जो काम के होने की जानकारी देता है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो खारा मतलब खाना जो है वो मेरा वर्ब है, और खाने का इंग्लिश ईट होता है, इसके फॉर्म B4 में है, तो लिखेंगे मोहन एंड ईट, क्योंकि B4 बनाना है तो ईटिंग हो गया, मोहन सब्जेक्ट हो गया, B4 ईटिंग हो गया, एंड खा क्या रहा है, तो आम खा रहा है, तो अ मैंगो, अ मैंगो। मतलब कि अपना फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इसमें मोहन आम खा रहा है तो हमारे पास आया सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मोहन हो गया, B4 तो ईटिंग हो गया, एंड मैंगो तो अ मैंगो, चूंकि ये पता नहीं कौन सा आम खा रहा है। तो अपना सेंटेंस ट्रांसलेशन बन गया, मोहन आम खा रहा है, इसे हमने बनाया मोहन ईटिंग अ मैंगो। आप रिलैक्स रहें, गलत सही की ध्यान अभी आप ना दें, सिर्फ समझे कि B4 हम तब लगाएंगे जब काम जारी है, ठीक है। अब आगे देखिए, पीछे देखिए, दूसरा देखते हैं हम लोग। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, मोहन आम खा रहा था, मतलब पहले कभी लेकिन आम को खाने काम जारी था, इसलिए अभी हमारा B4 आएगा। इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे
तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वेल इसका ट्रांसलेशन होगा फिर मोहन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मोहन। उसके बाद फिर वर्ब चाहिए, तो B4 है डायरेक्टली, तो B4 है हमारा एट, तो ये हो जाएगा eating, एंड क्या खा रहा था, तो अ मैंगो, अ मैंगो। मतलब कि पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस जब आप देखेंगे तो पहला सेंटेंस मोहन आम खा रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन बना है मोहन ईटिंग अ मैंगो। जब दूसरा सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ भी है मोहन आम खा रहा था, यहाँ अभी काम जारी है, और यहाँ सेंटेंस बोलता है पहले काम जारी था। लेकिन जब ट्रांसलेशन देखेंगे तो यहाँ चूंकि सब्जेक्ट B4 प्लस ऑब्जेक्ट को ही फॉलो करना है, तो यहाँ भी आ रहा है मोहन ईटिंग अ मैंगो। मतलब ये कि हिंदी कह रहा है अभी आम खा रहा है, और ये कह रहा है पहले आम खा रहा था। लेकिन दोनों के अगर हम इंग्लिश को देखेंगे तो दोनों सेम दिख रहा है, ये और ये। यहाँ हो रहा मोहन ईटिंग अ मैंगो, और यहाँ भी हो रहा मोहन ईटिंग अ मैंगो। मतलब ये बात समझ में आया कि B4 तो काम करता है, ठीक है, B4 में हम काम जारी में लगाएंगे, लेकिन B4 कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता। B4 तब लगाएंगे जब काम जारी है, लेकिन ये है एंड था में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो बात ये समझ में आया कि B4 वर्ब का जब टेंस के दायरे में आएगा, मतलब जब वो टाइम बताएगा, तो कभी भी अकेला नहीं आ सकता है। जब भी B4 आएगा हर हाल में उसे B4 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसका हम लोग देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब दो तरह का चाहिए, एक है तो है वाला हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और एक है था तो था वाला हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप वर्ब का B4 हेल्पिंग वर्ब के बगैर काम नहीं कर सकता है, तो अपने पास दो तरह का हेल्पिंग वर्ब चाहिए। एक सेंटेंस है हमारे पास है या हो या हूं वाला, और दूसरा चाहिए हा या थे या थी के लिए, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास दो तरह का हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए है हो हूं के लिए, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब चाहिए था थे थी के लिए, ठीक है। तो वर्ब का B4 इसको हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आता है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद एंड वर्ब से पहले, ये जगह होता है हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का। अब ये हेल्पिंग वर्ब दो तरह का अपने को चाहिए, है हूं वाला था थी वाला, ठीक है। तो B4 हेल्पिंग वर्ब जो लेकर आएगा, तो है हूं में तीन वर्ड है, इज होगा या एम होगा या आर होगा। वर्ब B4 के पास हेल्पिंग वर्ब है में इज एम आर है, और अगर मैं था की बात करूं तो यहाँ पे होगा वाज होगा या वर होगा, राइट। अब सवाल आता है कि ठीक है वर्ब B4 हेल्पिंग वर्ब के बगैर काम नहीं कर सकता है, तो ये इज एम आर तीन वर्ड है, था वाले में दो वर्ड है, तो किस वर्ड को कहाँ लगाएंगे ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो आई के लिए फिक्स है एम, जब भी आई होगा B4 में हर हाल में इसके लिए एम आएगा, वरना जब सब्जेक्ट ठीक है, जब सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो आर लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे। मतलब वर्ब B4 बगैर हेल्पिंग वर्ब के काम नहीं कर सकता है, जब भी काम करेगा इसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब है वाले में क्या है, इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब का जगह कहाँ पे है, वर्ब से पहले एंड सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। और है वाले के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे, प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो हमारा आर लगाएंगे, और अगर आई होगा तो एम लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम अगर इसकी बात करें तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, एस फॉर सिंगुलर समझेंगे, सिंगुलर होगा तो वर्स लगाएंगे, एंड सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो वर लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर चेक करेंगे मोहन आम खा रहा है, तो मोहन अगर हम बात करें तो मोहन हमारा सिंगुलर है, ठीक है, वो एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे मोहन इज ईटिंग अ मैंगो। अब ये क्लियर हो गया कि मोहन जो है वो आम खा रहा है और अभी खा रहा है। दूसरा सेंटेंस है मोहन आम खा रहा था, जहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है तो था के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, मोहन सिंगुलर है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन वाज ईटिंग अ मैंगो। अब ये स्पष्ट हो गया कि मोहन आम खा रहा है मतलब मोहन इज ईटिंग अ मैंगो, एंड मोहन आम खा रहा था मतलब मोहन वाज ईटिंग अ
मैंगो। ठीक है, इस तरह से हम क्लियर हो गए कि वर्ब का B4 जब भी यूज होगा सिर्फ तभी लगाएंगे जब काम जारी है या काम जारी था। इसके अलावा आम खा रहा है, अगर ये सेंटेंस बन जाता है कि क्या मोहन आम खा रहा है, ये क्या हो गया सेंटेंस, क्या मोहन आम खा रहा है। ठीक है, तो क्या मोहन आम खा रहा है, तो क्या हमारा दो तरह का होता है, एक क्या को बोलते हैं यस नो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो ऐसा जवाब मीन्स ऐसा सवाल जिसकी जवाब आप हाँ या ना में देंगे, वहां पे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं होगी, तो ऐसे सवाल को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। और यस नो क्वेश्चन के लिए जब अपने को क्या बनाना होगा तो बड़ा आसान है, दिए गए वर्ब के पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आप सब्जेक्ट से बाहर लेकर आए। जैसे यहाँ देखिए, क्या मोहन आम खा रहा है, राइट, तो यहाँ है आप क्या को मैं अगर हटा देता हूं, मोहन आम खा रहा है तो ऑलरेडी बना हुआ है मोहन इज ईटिंग अ मैंगो, और क्या को अगर हम लाना चाहते हैं तो क्या के लिए कुछ नहीं करना है, दिए गए हेल्पिंग वर्ब को उठा के आप बाहर ले आइए। मतलब ये इज यहां आ गया और यहां से हेल्पिंग वर्ब को हटा दीजिए, यहां से हेल्पिंग वर्ब को हटा दीजिए। ठीक हो गया। अब क्या, इज मोहन ईटिंग अ मैंगो, क्या मोहन आम खा रहा है, क्या मोहन आम खा रहा है, राइट, तो देयर विल बी क्वेश्चन मार्क, क्या मोहन आम खा रहा है, इज मोहन ईटिंग अ मैंगो। इस तरह से ये बात क्लियर हो गया कि अगर इंट्रोगेटिव होगा तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर लाएंगे वो हमारा इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्लियर हो गया कि वर्ब का B4 हम सिर्फ तब लगाएंगे जब काम जारी है या काम जारी था, वर्ब का से पहले, राइट। इसके साथ ही ये वीडियो वर्ब से पहले एंड मैं चाहूँगा आप इसे ज़रूर समझें, और इन केस अगर समझने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर आपको यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप से ले सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए वर्ब का B3 जो वर्ब प्लस ED से बनता है कहाँ लगाते हैं वो मैं सिखाने वाला हूँ। सी थोड़ा अजब लगेगा देखने के वक्त, यकीन मानिए लाइफ इतना आसान हो जाएगा अगर हम हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, समझते हैं। आपको कंप्लीट ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस से आपको कंप्लीटली बाहर रहेंगे। अब कोई भी सेंटेंस को अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, समझे, और अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर। इन केस अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगर मैं अगली वीडियो को डालूं तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप इससे फायदा ले सके। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।